हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए ही ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन को समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये दोनों जो कंपोनेंट हमको मिलने वाले हैं इस वेक्टर के दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है उस वेक्टर के वो दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली का मतलब वही होता है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो उस टाइप के वेक्टर के रिजोल्यूशन को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर, या फिर इसी का नाम है ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अगर जब हम बात करें उस वेक्टर के कंपोनेंट्स की, तो हमको जो ये कंपोनेंट्स मिलते हैं वो बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स इसको बुलाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर है। इन समरी एक बार फिर से बता दूं कि किसी एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में उस वेक्टर के रिजोल्यूशन को बोलते हैं ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, एंड उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये दिख रहा है आपको, राइट। तो ये जो है ये वेक्टर ए है मान लेते हैं। ओके, एंड क्योंकि हम यहाँ पे टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि टू डायमेंशनल है तो दो ही एक्सिस ले सकते हैं, तो दो एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर ए है ये ओरिजिन से सप्लाई हो रहा है, आई मीन ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर मैं इस वेक्टर के दो कंपोनेंट ढूंढने जाता हूँ तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को जो कंपोनेंट मिलता है वो मान लेते हैं वेक्टर ए एक्स मिलता है, एंड वहीं पे अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कंपोनेंट जो मिलता है होता है वेक्टर ए वाई। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्योंकि हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करना है, तो इस वेक्टर ए के हमारे पास दो कंपोनेंट मिल चुके हैं, वेक्टर ए एस एंड वेक्टर ए वाई। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाना चाहूँगा कि हमने पिछले वीडियोज़ में यूनिट वेक्टर पढ़े थे, राइट, जहां हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर ए है तो इसका जो यूनिट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंडीशन में ये ए आई कैप हो जाएगा और ये ए जे कैप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए इस वेक्टर से एक्स एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वाई एक्सिस पे भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये एम पॉइंट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे ये एन पॉइंट पे टच कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जा रहा है इसीलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन या फिर ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है और हमको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पे क्योंकि ए वाई है, वेक्टर ए वाई, तो ये भी वेक्टर ए वाई हो जाएगा, राइट। वेक्टर ए वाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब मानते हैं ये जो हमारे पास वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो देखिए जो अभी हमने बात की है कि जो ओ एन है वही ए एम होगा, तो वही लिखा हुआ है ओ एन इक्वल टू एम ए, एंड ये जो ओ एम होगा वही एन ए होगा। तो ये चीज़ तो हमको चलिए ठीक है, क्लियर है। इसके आगे बात करते हैं। अब हम ट्राइंगल ओ एम ए की बात करने वाले हैं। ओके, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे पता, क्योंकि परपेंडिकुलर थी तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में पहुँच जाएंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में जाने के पहले एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं वेक्टर एडिशन का। तो ये हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसके पैरेलल ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए वाई, राइट, है ना, वेक्टर ए वाई हो गया। अब देखिए सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई इक्वल टू वेक्टर ए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स। ओके, इतना क्लियर है। तो ये कहाँ से लाए हमने, ये लाए हमने जो हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे पिछले वीडियोस में। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये कहाँ से आया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं इसी ट्राइंगल ओ एम ए के बारे में। अब पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक सिंपल काम करते हैं कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम साइन थीटा निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वाई, ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि वेक्टर ए।
वहीं पे अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है, बेस है हमारे पास वेक्टर ए एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है, वेक्टर ए। तो दोनों चीज़ निकालते हैं एक साथ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके फॉर्मूले के डेरिवेशन देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स डायग्राम से अभी हमने बात की थी कि ट्राइंगल ओ एम ए में जो एंगल था ए ओ एम जो कि एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे बना रहा था। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, क्या था हमने बताया थे, साइन थीटा इक्वल टू हमने बताया थे दैट इज वेक्टर ए वाई। क्या बताया था स्टूडेंट्स हमने, वेक्टर ए वाई था एंड ओ ए क्या था, वेक्टर ए था, राइट। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर ए को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए साइन थीटा, ओके, यानी कि ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वाई एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हमको जो है वाई कंपोनेंट उस वेक्टर के लिए मिल चुका है, वाई एक्सिस के अलोंग आई मीन, ओके, क्योंकि रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं यानी कि किसी भी एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि टू डायमेंशनल की बात करें तो एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमको कंपोनेंट मिल रहा है वेक्टर ए वाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, ओके। वहीं पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा के लिए क्या आया था, कॉस थीटा का था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वेक्टर ए एक्स अपॉन दैट इज वेक्टर ए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब देखिए इस चीज़ को कि अगर यहाँ से वेक्टर ए को जो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए एक्स, जो कि इस तरीके से होगा। तो ये है बेसिकली स्टूडेंट्स वेक्टर ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या निकालना है, हमको इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 था उन दोनों को स्क्वायर करेंगे, ओके, उन दोनों को स्क्वायर करेंगे एंड सिंपली ऐड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे एंड एडिंग करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, ओके। इसके पहले ये बता दूं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है वो बेसिकली इस रेक्टेंगुलर या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमको पहले से पता था, ओके। तो चलिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम स्क्वायर भी करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों के एलएचएस में पार्ट में क्या था, ये था वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर, राइट, प्लस वेक्टर ए वाई का स्क्वायर, और दोनों के एलएचएस पार्ट्स प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहेगा तो यस, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमने ये क्लास 10 में पढ़ के आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई आई मीन ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ये जो हमको इक्वेशन 4 मिला है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट। क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर ए एक्स नहीं लिए हैं तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वही है कि कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन हमको इक्वेशन 4 बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, आप सिंपली इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना ही चाहते हैं तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि वेक्टर ए का अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं तो ये क्या होता है, ए होता है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए एंड उसको मॉड्यूलस में इक्वल टू, इनको भी आप सिंपली क्या करेंगे, वेक्टर भी लगा देंगे एंड मॉड्यूलस सिंबल भी लगा देंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, आई मीन वेक्टर के डायरेक्शन की। तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो से बताते हुए आ रहे हैं कि जब कभी अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालना होता है तो आपको टेन थीटा से डील करना पड़ता है। तो इस डायग्राम में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए वाई अपॉन वेक्टर ए एक्स। इतना क्लियर है। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल गया है टेन थीटा का, तो ये इक्वेशन दिखाता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड पे होगी, ओके। तो यहाँ से डायरेक्शन कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स कि अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के, तो उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। वहीं पे अगर ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो इसको जे कैप सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है कि वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड्यूलस, राइट। तो यहाँ से आप देखते हैं, आप इसको ए लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो उसको आई बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आई कैप
अब क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहे हैं तो ये ए एक्स लेंगे, राइट। ये हो जाएगा ए एक्स इंटू आई इक्वल टू वेक्टर ए एक्स, यानी कि ये बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इस कंपोनेंट के बारे में बात करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो उस वेक्टर का कंपोनेंट है वो इक्वल है आई कैप इंटू ए एक्स के। ओके स्टूडेंट्स, वापस एक बार बता दूं कि मैंने कहाँ से लाया है कि हमने पढ़े थे, बेसिकली डेफिनेशन थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, राइट। तो यूनिट वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला था वेक्टर ए अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड को सिंपल ए भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उस वेक्टर का कंपोनेंट बात कर रहे हैं, तो ये ए एक्स हो जाएगा, राइट। वेक्टर ए एक्स इंटू आई कैप इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा, आई मीन वेक्टर ए एक्स। ओके, ऐसे अगर हमको वेक्टर ए वाई निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वहाँ पे जे कैप लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर जो है वो जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जे कैप इंटू ए वाई इक्वल टू वेक्टर ए वाई हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए जो आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब क्या प्रॉब्लम है कि क्या आपको हमेशा जब कभी कंपोनेंट निकालना होगा तो क्या आपको हमेशा कंपोनेंट निकालने के लिए इतना सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी क्या? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। ओके, बिल्कुल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप डायग्राम देख करके ही तुरंत बता सकते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ स्टूडेंट्स कि जब कभी अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, ओके, और वेक्टर में थीटा इधर है, थीटा किधर है, इधर है, तो थीटा के जिधर भी होगा, ओके, थीटा के इधर में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा सिंपली ए कॉस थीटा होगा, किधर, एक्स एक्सिस में। क्यों हमेशा एक्स एक्सिस नहीं बोलिए, जहाँ थीटा होगा वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, जिधर थीटा नहीं है वो हो जाएगा ए साइन थीटा। जैसे कि एक डायग्राम में आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एंड मान लीजिए वेक्टर ए है हमारे पास, ये क्या है, वेक्टर ए है, और थीटा अगर इधर बन रहा है स्टूडेंट्स, थीटा किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो उस केस में थीटा क्योंकि इधर है तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि आपको याद रखना है कि जिधर थीटा है उधर वाला थीटा इधर है, इस साइड पे, राइट। इधर कहीं दिख रहा है क्या आपको, थीटा नहीं दिख रहा है ना, तो जिधर थीटा होगा वहीं पे कॉस थीटा आएगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।